नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आज एक ऐसे शख्स के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे जिसको आप डेली न्यूज़ में पढ़ते हो, जानते हो, सुनते हो, और एक ऐसे विषय पर बात करेंगे उनके बारे में जो लगभग हर किसी इंसान से अछूत है। हर कोई इंसान उस बात से अछूत है जो आज हम डिस्कस करेंगे उस बात के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हो, जान पा रहे हो कि आज हमारी जो भी सरकारी धरोहर है, संपत्ति है, आज उस आदमी को बेच दी है, आज उस आदमी को बेच दिया है। सिर्फ और सिर्फ दो ही आदमी का नाम आएगा। वो दो आदमी कौन है वो आप जानते हो, एक अडानी है और एक अंबानी है। दूसरी तरफ एक बात सबसे जो कॉमन बात सुनने में आ रही है कि बैंक खाली होते जा रहे हैं, बैंक के पास कैश नहीं रहा, पैसा बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। तो कभी आप लोगों ने इसके बारे में सोचा है कि अचानक से इतना कैश, इतना पैसा कहाँ चला गया, क्या कारण है कैशलेस होने का बैंकों का? तो साथियों उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये आज दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन या नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन की सूची में सबसे पहले स्थान पर आ गया, उसका नाम है गौतम अडानी। तो हम बात करते हैं पिछले 1 साल पहले की। 1 साल पहले जो इस इंसान पर, इस आदमी पर जो कर्ज था वो लगभग 1 ट्रिलियन कर्ज था। 1 ट्रिलियन, ध्यान से सुनना मेरी बात, 1 ट्रिलियन कर्ज था इस पर, ना किसकी संपत्ति थी। अब 2022 भी जा चुका है, लगभग 2023 लगने वाला है, कल से या परसों से लग जाएगा। तो जो अब इसके ऊपर कर्ज है वो बढ़कर हो चुका है 2.3 ट्रिलियन कर्ज इसके ऊपर बढ़कर हो चुका है। जी हाँ, 2.3 ट्रिलियन 1.5 साल में। हाँ, पिछले लगभग 1.5 साल में। तो साथियों सोचने वाली बात है, एक तरफ तो ये इंसान दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन रहा है और दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा कर्ज भी इसी इंसान पर है। अब मुझे आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन होता है? चलो ठीक है, गांव से एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमारे गांव में सबसे अमीर आदमी कोई भी है, उसके पास वो अमीर कब होगा? फॉर एग्जाम्पल हमने ज़मीन खरीद ली 10 से 15 एकड़, क्या वो 10 से 15 एकड़ ज़मीन खरीदने पर हम अमीर हो गए? क्या ऐसा सही है कहना? या फिर जो हमने 10 या 15 एकड़ ज़मीन खरीदी है, उस ज़मीन के ऊपर हम कुछ खेती करेंगे या फिर कुछ भी हमारा फैक्ट्री या कुछ भी लगाएंगे, उससे जो हमें पैसा आएगा, आमदनी होगी, उससे अमीर होंगे। तो ये सबसे बढ़िया और ठीक एग्जाम्पल है इसका समझाने का कि पिछले 1 से 1.5 साल में सबसे ज़्यादा कर्ज भी इसी इंसान ने उठाया बैंकों से। और दूसरी तरफ जो सबसे ज़्यादा सरकारी धरोहर, सरकारी संपत्ति जैसे ट्रेन, बस स्टैंड या कोई भी सरकारी धरोहर सबसे ज़्यादा जो भारत सरकार ने बेची है वो इसी इंसान को बेची है। तो क्या ये बात आप लोगों को अटपटी नहीं लगती? एक तरफ तो ये इंसान खरीद फरोख्त के धंधे में सबसे आगे है सरकारी संपत्ति को, और दूसरी तरफ उनको खरीद के अमीर होता जा रहा है। तो ऐसा क्या है यार ये बात? तो थोड़ा जानेंगे सोनी भाई से भी। तो सोनी भाई बताओगे इस बैंकों के बारे में कि ये अचानक से हो क्या गया, बैंकों से पैसा गायब होता जा रहा है, कैश ख़त्म होता जा रहा है? जी बिल्कुल करण भाई, नमस्कार साथियों। सबसे पहली तो बात साथियों, हम अडानी जी को क्या कहें, ये अमीर आदमी है या सबसे कर्जदार आदमी है? हमारे भारत का ये ऐसा आदमी है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कर्जा है जी, और पैसा भी इसी के पास सबसे ज़्यादा है। ये समझ नहीं आई यार, अब इसको अमीर आदमी कहें या इसको कर्जदार कहें? जी जी ऐसे ही है। अगर मान लो इसके पास कर्जा है, अभी जैसे जितना भी करण भाई ने आंकड़ा बताया है, अगर ये बंदा चला जाए देश से, देश छोड़ के भाग जाए दूसरे भगोड़ों की तरह, हाँ हाँ, फिर क्या करेंगे हम साथियों? फिर अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, नए नए पत्रकार, नए नए हमारे मीडिया प्रभारी क्या पता क्या क्या बोलने लग जाएंगे, अर्थव्यवस्था डूब गई, देश डूब गया, फलान हो गया, डमकान हो गया। तो अब फिर दूसरा ये तो चला गया, हमारे पास ऑप्शन नहीं, केस चलता रहेगा, भुगतान तो हम करेंगे मेरे साथियों। अरे जी जी, जैसे हम मान लीजिए लोन लेने जाएंगे बैंक में, हम कुछ ना कुछ उसके बदले में रखेंगे ना। जी जी रखेंगे। ये बंदा ऐसा क्या रख रहा है जो बैंक इसको लोन पे लोन दिए जा रही है? बिल्कुल इसके आगे आप बताइए सोनी भाई, मेरे दिमाग में ये बात आई थी, मैंने बोल दिया। ठीक बोला वीर सिंह भाई आपने। साथियों बात ये है, मैं लोन लेने जाऊं या आप भी लोन लेने जाते हो बैंक में, वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रखवाते हैं बैंक में। अब ये बंदा क्या रख रहा है बैंक में? सोनी भाई आपकी बात रोकूंगा, ये कह लो साथियों
कि अगर आपके पास 3 रुपए हैं तो तब जाके बैंक आपको लगभग 1 या 1.5 रुपए का लोन देगा। हाँ। ये बात है सोनी भाई। सच है। 3 रुपए की प्रॉपर्टी पे 1-1.5 रुपए का लोन, मतलब ये है 3 रुपए का लोन के ऊपर 3 रुपए का लोन वो नहीं कह सकते। 3 रुपए की प्रॉपर्टी है तो 1 रुपए का लोन ये देंगे। हाँ, बिल्कुल। 1/3 हिस्सा उसका लोन का देंगे। तो ऐसी ये कौन सी प्रॉपर्टी रख रहा है जिसके ऊपर इसको करोड़ों रुपए का ट्रिलियन का लोन दिया जा रहा है। बिल्कुल। अब बात आती है गौतम अडानी जी की। इन्होंने 2 ट्रिलियन का एक आंकड़ा मान के चलते हैं। 2 ट्रिलियन के पास कर्ज है, मोटा सा वैसे 2.3 ट्रिलियन कर्ज हो चुका है। ये रिपोर्ट अब से लगभग 3 या 4 महीने पहले की है। हाँ, तो मोटी सी बात है कि इन्होंने 4 करोड़ या 5 करोड़ ट्रिलियन की प्रॉपर्टी अपनी बैंक में रखनी चाहिए जी, तब जाके इनको 2 ट्रिलियन कर्ज मिल सकता है। तो जो हमारे लिए रोल है वो इनके लिए होगा। जी जी जी। तो इन्होंने क्या रखा है साथियों, इसको खोजो, इसको ढूंढो और उसी पे चर्चा करते रहो। और मेरे हिसाब से तो देश डूबता चला जा रहा है इन्हीं के हाथों। जी साथियों, तो जैसा कि सोनी भाई ने बताया कि अगर हम बैंक से कर्ज लेते हैं तो उसके बदले कुछ ना कुछ हमें रखना पड़ता है, जो सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप बैंक के सपोज करो मैं एक किसान हूँ, अगर मैंने अपनी ज़मीन बैंक में रखी है 2, 3, 4, 5 एकड़ जितनी भी है, उसका जो 1/3 जैसे वीर सिंह भाई ने बताया 1/3 हिस्सा या 1/3 वैल्यू उसकी लगा के तब जाके हमें लोन मिलता है। कार का कागज तक नहीं देते। अरे मेरे भाई हमें तो कागज तक नहीं देते। जब लोन पे कार लेते हैं ना हम, हाँ जी, उसके हाँ जी। कागज तक उस बंदे को नहीं देते। उसकी फॉर्मेलिटीज होती हैं कि हाँ ये लोन पे है बस, लेकिन जो जेन्युइन कागज है वो उसको देते तक नहीं है। तो लोन लेने का प्रोसेस क्या है वो आप खुद को समझना पड़ेगा। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप खुद सोचिए कि ये चल क्या रहा है माजरा। साथियों ऐसा है, हमने तो आंकड़ा निकाल दिया इनका कि इन्होंने 5 ट्रिलियन की प्रॉपर्टी रखी होगी बैंक में, तभी इनको 2 ट्रिलियन लोन मिला होगा। लेकिन हमारी स्थिति ये है करण भाई, वीर सिंह भाई, जी, जी, 40 लाख रुपए का किला है हमारा। हाँ, लगभग यही रेट है। हाँ, और उस पे लिमिट बनवाने जाते हैं हम, लोन लेने जाते हैं, उस पे 1 लाख रुपए देता है बैंक भाई। जी जी, ऐसे ही है। 1 लाख देता है और मिन्नतें और हमारी चप्पल कसाई इतनी हो जाती हैं बहुत ज्यादा, और फिर बीच में एजेंट बैठे। यानी तो ये बोल रहे सोनी भाई कि ये 40 लाख का 1 लाख यानी कि 40वां हिस्सा हमारी जमीन की वैल्यू का मिल रहा है हमें। हाँ। 40वां हिस्सा, ये तो 1/3 से भी बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा है भाई, 40वां हिस्सा मिला। तो इन्होंने क्या रखा है भाई, क्या प्रॉपर्टी है इनकी? तो साथियों ठीक है, तो जैसा कि आप जान गए हैं तो कमेंट में बताइए और लोगों से पूछिए, इन सरकारों से पूछिए, RTI लगाइए, मीडिया के माध्यम से पूछिए, जैसे मर्जी पूछिए कि ऐसा क्या रखा है इन्होंने कि जो गवर्नमेंट इतना लोन इनको दे रही है। और दूसरी तरफ जो इनका ही साथी है मोगली, जो अभी सत्ता में बैठा है, वो आता है और इनका लोन माफ़ करके चला जाता है। साथियों जो जमींदार हैं, किसान हैं, उनका लोन आज तक भी किसी भी हिस्ट्री में इतना माफ़ नहीं हुआ जितना इसका अकेले का कर दिया है। पूरे भारत के किसानों का इतना लोन अभी तक माफ़ नहीं हुआ है, किसी भी सरकार ने किया है, नहीं किया। लेकिन इस अकेले इंसान का, इन दोनों का, 2 इनका साथी, एक अंबानी है वो अडानी है, इन दोनों का इतना कर्ज माफ़ कर दिया है सरकार ने। तो ऐसा क्या भाई? और एक और आंकड़ा हम बताएं आपको, 2014 में यही गौतम अडानी 630वें स्थान पे था अमीर के नाम पर, और अचानक से क्या हुआ कि 6 और 2 8 सालों में ये इंसान अचानक से नंबर 1 पे आ गया। तो साथियों सोचिए और समझिए और जानिए। और एक बात और सोनी भाई, आप थोड़ी देर पहले आंकड़ा बता रहे थे कि 2014 में कितना कर्ज था। हाँ, वो बताइए एक बार साथियों से हमें। 2014 में भारत के ऊपर लगभग 50% एक आंकड़ा मान के चलो कि भाई इतना हमारे ऊपर कर्ज था। 50% कर्जा था लगभग 50% कर्जा था। लेकिन अब 98.3 इतना कर्ज हमारा बढ़ गया। ये कितने % बढ़ा साथियों? 7 साल में। हम ये नहीं कहते भाई कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्यों नहीं, लेकिन इतनी महंगाई और इतना कर्ज कैसे बढ़ गया देश के ऊपर। आपके मोटा कहने का मतलब ये है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो वो कर्ज इतना नहीं था। हाँ, तो वो 70 सालों में भी कर्ज इतना नहीं था। 50% कर्ज हुआ है और 8 सालों में 50%। ऐसे कैसे मतलब? ठीक है। व्यवस्था तो वही होगी। 7 सालों में क्या बदला गया? हमारी समझ में नहीं आया कि 7 सालों में बदला कुछ नहीं सोनी भाई, बल्कि और हमारी जो सरकारी संपत्ति थी, सरकारी धरोहर थी, वो सब की सब बेच खाई। ऐसा क्या? हम किसी सरकार की निंदा से किसी दूसरी सरकार की तारीफ नहीं कर रहे हैं, ये आपको लॉजिकली बात बता रहे हैं कि आप खुद आपके अंदर दिमाग है। कंपेयर करके देखो कि पिछले 70 सालों में सिर्फ 53% कर्जा हुआ भारत के ऊपर,
और अगले आने वाले 8 सालों में 2014 से लेकर 2022 तक ये अचानक से डबल हो गया। यानी कि मोटी मोटी सी बात लगा लो कि 98.3% जो भाई सोनी भाई ने बताया है, लगभग 1 लाख रुपया हर एक भारत के नागरिक के पास ये कर्ज है। अब आप ये रिपोर्ट 2021 की है और अब 2022 खत्म हो चुका है, 23 लग चुका, अब कितना बढ़ चुका होगा? मतलब जो बच्चा पैदा होता है ना, उसको भी 1 लाख रुपए कर्ज उसके सर पे हो चुका है पैदा होते ही। अब ये कर्ज उसके माँ ने लिया कि बाप ने लिया, किसने लिया ये कर्ज? ये उस बच्चे ने ले लिया ही। ये सरकारें तो बदलती रहेंगी। अब ये बीजेपी की है, कल कांग्रेस की आ जाएगी, फिर केजरीवाल की, फलाने की, ढमकाने की, लेकिन कर्जा तो ले रही हैं सरकारें और भुगतना पड़ रहा है आपको और हमें। कल को सोनी भाई ये सरकारें चेंज हो जाएंगी और जाहिर सी बात है सरकार सत्ता में सभी वो बोलते हैं ना कि सत्ता का हस्तांतरण होता रहता है। अब ये चेंज हो जाएगी 2024 में, उसके बाद दूसरी सरकार आएगी तो वो क्या जवाब देगी? वो तो यही बोलेगी ना कि भाई जो पुरानी सरकार थी उन्होंने कर्जा लिया था, हम क्या करें, बस आप जाओ आप जानो। और हम ऐसे बैठे वीडियो बनाते रहेंगे, आप बैठे हुए देखते रहेंगे। बस हम ऐसे वीडियो बनाने में, आपको जागरूक करने में लगे रहेंगे और आप हमें बस क्या कहें। तो वीर सिंह भाई क्या संदेश देना चाहोगे आखिरी में जनता को जागरूकता के बारे में? कहना चाहते हैं कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पल्ला झाड़ती रहेंगी। जैसे अभी आपने देखा कि जरोना की जो टीका लगा था, ठीक है, उसके बारे में पल्ला झाड़ चुकी है। ऐसे ही कर्ज में झाड़ देंगे। नीरव मोदी भाग गया, पता नहीं विजय माल्या भाग गया, कौन कौन भाग गया। सरकारें कहते हैं कि पिछले टाइम में कर्ज लिया हुआ था। अरे भाई लिया तो सरकारों ने था ना। सरकार कौन सी सरकार, जरा देखिए आंखें खोल के, कौन सी सरकार ने वो दिया था? है तो वो भारत की सरकार ना, उसमें सत्ताधारी जो है वो बदल सकते हैं, लेकिन सरकार तो वही है ना, भारत सरकार। तो भारत सरकार को ये देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए जो ऐसे देश को डुबो रहे हैं और खत्म करने पे लगे हुए हैं। बस ये ठीक है साथियों, लास्ट में एक बात और बोलूँगा जो बात दिमाग में आ गई। जैसे हम 3 साथी हैं और आप अपने गांव मोहल्ले से कम 15-20 साथियों को इकट्ठा करो और इकट्ठा करने के बाद जो भी उन साथियों के बैंक अकाउंट में सेविंग है 10,000, 15,000, 1 लाख, 50 लाख, 20-30 इंसानों को, साथियों को लेके जाओ बैंक में, जिनका एक बैंक में खाता है या जो सेविंग अकाउंट है, डिपॉजिट है, जो भी है, और उन बैंक वालों को जाके बोलो कि हमारे जितने भी पैसे हैं सभी के सभी दे दो। मैं लिख के देता हूँ। एक गांव तो बहुत बड़ी बात है, आधे गांव के भी अगर बैंक पैसे देने में सक्षम हो जाता है ना, तो मैं मान जाऊँगा बैंक वालों को भी। तो साथियों ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जो ये पैसे का जाल है, हवा में चल रहा है। तो इनको समझो और वीडियो को शेयर करो और ये सवाल जरूर करना सभी से, इतना कर्ज या फिर ये बैंक जो कैशलेस होते जा रहे हैं डिजिटल करेंसी के नाम पर। डिजिटल करेंसी की वीडियो भी मैंने एक पिछली बनाई थी, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो जरूर देखना। और उसके बाद अगली वीडियो एक और बनाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा आपको कि ये डिजिटल करेंसी का एक्चुअल में माजरा है क्या। तो तब तक ये वीडियो देखिए और इसको शेयर कीजिए और सवाल जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। सोनी भाई कुछ कहना चाहते हैं? साथियों एक बात और ध्यान है कि किसी से या ज़्यादा पब्लिक में पूछने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास वोट मांगने आएगा ना, आपका जिला परिषद, आपका MLA, आपका कोई भी, आप उसी से पूछ लीजिए इनको ये माजरा क्या है भाई, हमें समझाओ बैठ के। कुछ नहीं करना आपको, जो आपके घर वोट मांगने आएगा उसी को पूछना है। बस ये कर्ज कैसे हो गया देश के ऊपर, एक बंदा अमीर होते जा रहा है, बाकी गरीब होते जा रहे हैं, बस ये समझा दो हमें, बस बात खत्म। ठीक है साथियों, तो जब आएंगे उनके चमचे कड़छियों से पूछ लेना जो गाँव में रहते हैं। सही बात है। ठीक है। तो ठीक है साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। भाई राजीव दीक्षित हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।